हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो जल्दी से जुड़ जाइए और कुछ बेहतरीन बातें जो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस की हम ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ रहे थे, इसके मैकेनिज्म को लेकर। मतलब ये जो रिएक्शंस हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, ये किन तीन अलग अलग मैकेनिज्म से होते हैं। खैर मैंने इसकी आपको चर्चा कर दी थी, इसका इंट्रो आपको दे दिया था, और अब मैं डिटेल्ड मैनर में उन रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं जिनसे ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस चलते हैं। तो फिर मैंने दो मैकेनिज्म्स की चर्चाएं कर ली थी, ये अपन खूब सीख रहे हैं। पहला वाला SN2 लाइक मैकेनिज्म, और दूसरा वाला इसमें सर हैलाइड थे, RX टाइप के थे, RX टाइप के, और इसमें भी वो अल्काइल टाइप के थे सर, अल्काइल टाइप के। इसमें भी अल्काइल हैलाइड टाइप के थे, अल्काइल, एराइल नहीं थे। अरे एराइल में तो SN2 होता ही नहीं है ना यार। अच्छा, अब ये भी बोलना पड़ेगा क्या? अरे ये अल्काइल ही था यहाँ पर केवल, अरे ये अल्काइल ही था, या फिर X2 टाइप के थे, ये थे ये। एराइल नहीं था, एराइल SN2 नहीं होता ना, उसमें तो बैक साइड अटैक हो ही नहीं सकते। समझ गए आप मेरी बात। दूसरा हमने पढ़ा था थ्री सेंटर्ड कंसर्टेड ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म। इसमें अराइल था, इसमें अराइल हैलाइड्स थे, इसमें अराइल हैलाइड जैसा कुछ था, या फिर इसमें H2 था, या फिर इसमें CC था, या फिर इसमें CH था, या फिर C की जगह आप कोई और लो पोलैरिटी वाला कोई बोरोन लगा सकते हैं, कोई सिलेन लगा सकते हैं, मतलब सिलिकॉन लगा सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? वो हमने देखे थे। आज अपन अपने चर्चा का विषय रहेगा, और इट इज द लास्ट मैकेनिज्म, तीसरा जो मैकेनिज्म है इसकी आज अपन चर्चाएं करेंगे, और ये है रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म से भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं, इस मैकेनिज्म से भी हो सकते हैं। रेडिकल मैकेनिज्म से भी आप ऑक्सीडेटिव एडिशन कर सकते हैं सबस्ट्रेट का मेटल फ्रेगमेंट पर। कहां होंगे ये मैकेनिज्म, कहां चलते हैं ये कहां होते हैं, आज इसी की चर्चा होगी, यही अपनी चर्चा का विषय रहेगा, और ये लास्ट है। फिर यहां से आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन समाप्त हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन खत्म कर देंगे इसको। कोई अगर सवाल होगा तो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, PYQ तो नहीं करवाऊंगा, क्योंकि PYQ की तो मेरी पूरी बुक ही आती है, तो उसका तो क्या ही मामला है, वो तो है ही है, वो तो मैं कर ही चुका हूं, अब उसको क्या ही करना है। ठीक है, PYQ नहीं करेंगे। हाँ, कोई और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैं बनाता हूं मैं वो दे सकता हूं आपको, वो मैं दे दूंगा आपको, उसके लिए आप चिंता ही मत करिए। रेडिकल मैकेनिज्म, इसकी चर्चाएं आज करते हैं। ये मैकेनिज्म कहां लगता है, कौन सी स्पीसीज हैं जो इस मैकेनिज्म से जाना चाहती हैं, इस मैकेनिज्म से ऑक्सीडेटिव एडिशन करती हैं, कौन सी हैं वो स्पीसीज? तो रेडिकल है, रेडिकल। तो रेडिकल के केस में क्या होगा? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो भी होती हैं वो इस मैकेनिज्म से चलना पसंद करती हैं। जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन आपने बहुत देखी है, ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनोमेटेलिक्स में ऑड इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर मैं चर्चाएं कर रहा हूं या तो 15 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की या फिर 17 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स की, इन्हीं की चर्चा हो रही है। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो ये होंगी, या तो 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रही होगी या 15 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रही होगी। और 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में तो आपकी फेवरेट है कौन सर? ये मैंगनीज CO5, बहुत बढ़िया। मैंगनीज के 7 और एक CO का 2, तो 5 CO के 10, तो कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बहुत बढ़िया। ये क्या है? रेडिकल है, और ऐसा ही इसका एक और भाई मिल जाएगा, ऐसा ही इसका एक और भाई होगा, और वो कौन है? वो भी ऐसा ही है, वो भी यही है, और ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। मतलब ये Mn2CO10, ये वाली जो स्पीसीज है ना दोस्तों, यहां तो इन्होंने क्या कर लिया, यहां तो इन्होंने अपना 18 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया। अरे 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया इसको, तो इसका 18 हो गया, इसके 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन ये मिल गया, इसका 18 हो गया। लेकिन दोस्तों अगर 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 इसका अगर आप Br2 पर एडिशन करवाएं तो भाई ये भी एक ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही है, ये भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ही है। लेकिन यहां पर कुछ काम की बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? यहां पर क्या है सर? ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है सर, ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर 2 मेटल सेंटर है। यहां पर क्या था सर? ये है, ये सर 2 इलेक्ट्रॉन है,
सर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर ऐसे में इसको 1 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, तो फिर ऐसे में ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाएगा, और ये इनमें जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना, दोनों सेंटर का एक एक होगा, मतलब टोटल तो 2 ही होगा, टोटल मेटल चेंज जो है ना वो 2 का ही आएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हुए सर? 2 ही हुए हैं, लेकिन पर मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, मतलब पर मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हुई है वो 1 की हुई है, तो फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा ना वो 1 से चेंज हो जाएगा, तो मतलब यहां बनेगा क्या? बनेगा यहां पर ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, अरे ऐसे लिख सकते हैं, ये इधर ये इधर, समझ गए आप मेरी बात? तो अब ऐसा मत सोचना कि सर ऐसा तो हम सिग्मा मेटाथीसिस में लिखते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो खैर ये नहीं है, ये सिग्मा मेटाथीसिस नहीं है, इट इज नॉट सिग्मा मेटाथीसिस, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करने के लिए इसे ऐसे दिखा रहा हूं, एक्चुअल में होगा तो वैसे ही रेडिकल मैकेनिज्म होगा, पहले ये रेडिकल में जनरेट होंगे, रेडिकल में टूटेगा, इसका मैकेनिज्म अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कौन सी स्पीसीज हैं जो इस तरह से रिएक्शन करवाती है, जिनमें रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू रेडिकल जनरेट होते हुए ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है। मैकेनिज्म क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां से कहां होंगे, और इसमें भी दो मैकेनिज्म है, नॉन रेडिकल पाथवे जो होती है, नॉन चेन पाथवे, उसका एक अलग मैकेनिज्म है, चेन पाथवे का एक अलग मैकेनिज्म, दोनों ही अपन चर्चा करेंगे। अभी तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये जो रिएक्शन हुआ है ना, ये रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू हुआ है। समझ गए आप मेरी बात? समझे आप मेरी बात? तो यहां पर अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर बन जाएगा Br और मैंगनीज CO5, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये 2 बन गए, 2, यहां अगर आप बात करेंगे तो ये मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, मतलब एक मेटल का एक ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है। आया आपको समझ में? आपको मेरी बात समझ में आई? तो पहला ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ऐसा होता है। एक कोई और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप मुझे बताइए, कोई और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आप मुझे बताइए। सर एक और है, एक और है सर, एक और है, कौन सी है? CN5 3 नेगेटिव। ये कैसे है? ये कैसे है? जब भी कभी आप कैलकुलेट करें, जब भी कभी आप इलेक्ट्रॉन काउंट, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए जब भी आप जाएं तो आप न्यूट्रल एटम मेथड ले, न्यूट्रल मेटल एटम बहुत 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 बेहतरीन है, उसी को आप चलाएं। तो 9 ये हो गए, CN है और नेगेटिव है, तो इसको आप हेलोजेंस की तरह ही ट्रीट करें, या फिर इसको आप हाइड्राइड की तरह ट्रीट करें। तो ये क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 5 इलेक्ट्रॉन इन्होंने कर दिए और 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर थे, ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 8 9 17। ये भी एक 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इट इज ए 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जहां पर कोबाल्ट सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, ये तो पता ही होगा 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और 2 ले लीजिए और RX, इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाइए, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, इट ऑल्सो गोज वाया रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर एक के साथ, एक कोबाल्ट के साथ R जुड़ जाएगा और दूसरे कोबाल्ट के साथ X जुड़ जाएगा, तो यहां पर भी क्या बनेगा? यहां पर भी बनेगा R, इस R को मैं यहां जोड़ देता हूं, ठीक है, CN5, ठीक है, 3 नेगेटिव, क्योंकि R क्या है यहां पर? R नेगेटिव के फॉर्म में ही है, और मेटल क्या हो गया? मेटल ऑक्सीडाइज हो गया है। अरे यहां पर क्या था? यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, 5 नेगेटिव था +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 3 रिजल्टेंट रह गया था। अरे 5 नेगेटिव था, 2 पॉजिटिव थे, तो 3 नेगेटिव रह जाएगा ना यार। और यहां क्या है? यहां 6 नेगेटिव है, और ये ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला गया, तो यहां पर भी चार्ज उतना ही रहेगा। और दूसरे वाले की अगर चर्चा करें तो यहां पर X है, क्लोराइड या कुछ भी ले लीजिए आप, कोई भी हेलोजन ले लीजिए, यहां पर भी 3 नेगेटिव। तो ये भी जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इट ऑल्सो गोज वाया रेडिकल पाथवे, रेडिकल पाथवे से गया है, ठीक है, आया आपको समझ में? तो मैंने किसकी चर्चाएं की? मैंने इसकी चर्चा कर रहा हूं मैं, और इसमें भी 2 पाथवे हैं, नॉन रेडिकल, ये नॉन रेडिकल, और एक नॉन रेडिकल नहीं यार, नॉन चेन। अरे जब भी कभी आपने रेडिकल्स पढ़ा होगा तो आपने पढ़े होंगे ना स्टेप, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन, पढ़ा होगा ना। उसमें भी आप कहते हैं सर बहुत से फ्री रेडिकल बन जाएंगे और फिर ये आपस में इंटरेक्ट करने लगेंगे और चेन को बढ़ा देंगे, पढ़ा है वो आपने। तो फिर ये हो गया नॉन चेन, और एक होता है चेन मैकेनिज्म। अब कौन से हैं जो नॉन चेन से चलते हैं और कौन से हैं चेन से चलते हैं, सारी चर्चाएं करेंगे। नॉन चेन वाला मैकेनिज्म कैसे होता है, कौन इन्हें इफेक्ट करता है, चेन वाला मैकेनिज्म कौन है,
कौन इन्हें इफेक्ट करता है, सारी ही चर्चा करेंगे। आप तो बस दिल थाम के जुड़ जाइए। अभी तो आपने क्या सीखा, अभी तो हमने ये सीखा है कि जो जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं ना, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं रेडिकल मैकेनिज्म के वाया जाने के लिए, रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऑक्सीडेटिव एडिशन करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ये मैंने यहां पर लिख दिया। आप फिर तुरंत पूछ लेंगे, अच्छा सर तो ये बताइए ना सर, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो आपने बता दिया कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज रेडिकल मैकेनिज्म से चलते हैं, तो क्या इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जैसा कि वास्का ही है, जैसा कि वास्का ही है, वास्का ही है, क्या है ये सर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इट इज 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो ये तो इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। तो क्या ये नहीं चल सकता, क्या क्या ये नहीं जाएगा, क्या ये रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं जा सकता क्या? अरे जा सकता है, ये भी जा सकता है, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जा सकता है। अब कमाल यही है, ये भी रेडिकल मैकेनिज्म से चल सकता है, बस आपको थोड़ा सा वेरिएशन करने की जरूरत है। इसमें भी क्या है, इरिडियम है, इरिडियम है सर, क्लोराइड भी है सर, सीओ है, सीओ भी है, सीओ, और यहां क्या है, ये PPH3 था, लेकिन अगर आप वेरिएंट कर दें इसको, इसका वेरिएंट बना दे मतलब PPH3 की तरह PME3 कर दूं, ओहो हो, अगर ये कर दूं तो ये इसका RX पर एडिशन, इसका RX पर एडिशन, ये क्या है, ये वास्का है, वास्का का वेरिएंट, और वास्का का वेरिएंट अगर RX पर ऑक्सीडेटिव एडिशन करता है तो फिर ये रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, रेडिकल मैकेनिज्म से, ओहो हो, रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है। समझ गए आप मेरी बात? हाँ, यहां पर R क्या नहीं होना चाहिए, यहां पर R मिथाइल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मिथाइल नहीं होना चाहिए बस, और कोई भी हो चलेगा, खेल जबरदस्त चलेगा। आया आपको समझ में? तो ये वास्का है। इसकी बात करें तो ये क्या है सर, इरिडियम 9, इसकी बात करें क्लोराइड 1 देता है, ये 2 देता है, वो 4 देंगे, कितना हो गया सर 16 इलेक्ट्रॉन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। आया भी था ये सवाल, ये इस बार जैम में आया हुआ सवाल है, यही पूछा है उसमें, इसकी ज्योमेट्री पूछी है, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट पूछा है। आया आपको समझ में? तो इन D8 टाइप के सिस्टम पर, D8 इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पर भी अगर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं, वास्का पर अगर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं किसी अल्काइल हैलाइड का, जहां पर R जो है वो मिथाइल नहीं है, उसके अलावा और कुछ भी है, तो फिर वो भी रेडिकल मैकेनिज्म से ही चलते हैं, वो भी रेडिकल मैकेनिज्म से ही ऑक्सीडेटिव एडिशन दिखाते हैं। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें क्लियर हुई क्या? आया आपको समझ में? अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि सर ये बताइए ना सर, कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रेडिकल से ही गए हैं, ये आपको कैसे पता? दोस्तों, अगर मैं बात करूं RX पर ऑक्सीडेटिव एडिशन का, जैसे मान लीजिए आपने कोई मेटल फ्रेगमेंट ले लिया, ठीक है, और आपने RX ले लिया, ठीक है, यही हुआ होगा, यही हुआ है। अब इसके 2 तरह के मैकेनिज्म है, मैं अब रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो ये चेन मैकेनिज्म से भी चल सकता है, और ये नॉन चेन मैकेनिज्म से भी चल सकता है, लेकिन दोनों खेल में, दोनों ही केसेस में एक चीज बहुत काम की है। चेन जो मैकेनिज्म है ना, चेन मैकेनिज्म ऊपर वाला, मैं भी इंट्रो दे रहा हूं, केवल मेरी बात सुनिएगा, उसको मैं चर्चा करूंगा उसकी भी और इसकी भी। मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं कि कैसे हुआ होगा, ये कैसे चला होगा। मुझे कैसे पता कि यहां पर रेडिकल बने हैं, ये मेरे को कैसे समझ में आया कि रेडिकल बने हैं यहां पर? मैंने जाके ऐसे देखा थोड़ी है कि वो रेडिकल लेके चल रहा है, रेडिकल घूम रहा है, वो तो मैं देख ही नहीं सकता। तो उसका जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस है, ऑब्जर्वेशंस जो हैं, वो किस तरफ इशारा करती है, वही हमें यकीन दिलाती है, वही एविडेंस होते हैं कि रिएक्शन किस इंटरमीडिएट के थ्रू चला होगा। जैसे मान लीजिए ये मेटल फ्रेगमेंट और ये अल्काइल हैलाइड है, तो अब होना क्या है? होना सिंपल ये है, इस मेटल फ्रेगमेंट के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस RX के सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में देगा, जैसे पहले देता था, जैसा कि हमने SN2 लाइक में देखा था कि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसमें देता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है और उसके बाद X निकल जाता है, ऐसा ही कुछ देखा था हमने।
अरे ऐसा ही तो कुछ देखा था। तो होता ये है कि यहां पर ये जो मेटल है ये इस RX के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो यहां पर होगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा ये और R रेडिकल, ये बनेगा, ये बनेगा। ये क्या बोला मैंने बोला कि यहां पर इस रिएक्शन को जब हम करवाएंगे ना, ये जो रेडिकल पाथवे से जो रिएक्शन होंगे ना, तो वहां पर मेटल क्या है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। वो अपने उस ऑड इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। ऑड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, वो हाई एनर्जी पेड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन होंगे तो फिर ऐसे में मेटल एज एन डोनर काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एज ए रिडक्टेंट, जो कहते हैं ना कि रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा। और अब ये इलेक्ट्रॉन को जो फेंकेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को इसने फेंका तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो गया, और इसने इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्स को दिया और ये इसने बॉन्ड बना लिया इस तरीके से, और ये आ गया यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट और बन गया R रेडिकल। आया आपको मेरी बात समझ में? अरे आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इस तरह से बन जाएगा, R रेडिकल बनेगा। और ये जो R रेडिकल है ना, ये कितनी आसानी से बन जाता है, दरअसल यही सारा खेल है। ये जो स्टेप है ना, यही जो स्टेप है, यही स्टेप स्लो है। इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। R रेडिकल का बनना यही रेट डिटरमाइनिंग है। इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। R रेडिकल का बनना ही रेट डिटरमाइनिंग है। तो ये मेटल अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन को इस RX के एंटी बॉन्डिंग में देगा और इस बॉन्ड को तोड़वा देगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अरे ये सिंपल ऐसे हुआ है, मेटल के पास ये इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है और R है, X है और R है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है, मेटल कह रहा है कि अरे ले तू इधर जा, तू इधर जा और तू इधर जा। आया आपको समझ में? अरे अभी तक तो ये मेटल के पास पड़ा हुआ था ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंगेज नहीं था, तो फिर ये मेटल का ही था, और मेटल का था तो मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, या फिर मेटल की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो इनकी वजह से थी। लेकिन जैसे ही ये बॉन्डिंग में इंगेज हुआ, ये बॉन्ड बनाने के लिए चला गया, तो फिर इसकी वजह से क्या होगा, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बढ़ जाएगी, 1 बढ़ेगी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर यहां पर उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया, एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। मान रहा हूं मैं यहां पर ये 0 है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 बढ़ गई और ये R रेडिकल बन गया। अब कमाल की बात है, ये R रेडिकल कितनी आसानी से बन जाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है R कितना स्टेबल है। बस यही अपने को ऑब्जर्व करना है, यही अपने को एनालाइज करना है कि ये R रेडिकल जितनी आसानी से बन जाए उतना ही तेज रिएक्शन चलेगा। मतलब R रेडिकल की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आसानी से ये स्टेप हो जाएगा, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा, उतनी आसानी से हो जाएगा, उतनी जल्दी हो जाएगा। तो फिर ऐसे में फर्दर जो अगले वाले जो स्टेप है उसमें तो कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। यहां पर ये बना, जैसे मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब मेटल के पास यहां पर अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इस तरह से, तो फिर ये क्या करेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रैप कर लेगा, ये वाला इसको ट्रैप कर लेगा और ऑक्सीडेटिव एडिड प्रोडक्ट बना देगा, ऑक्सीडेटिवली एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। तो फिर ऐसे में पहले वाला जो स्टेप हुआ है जिसमें R बना हुआ है, ये R रेट डिटरमाइनिंग है और ये कितनी आसानी से बन जाता है, ये आपको रेडिकल स्टेबिलिटी जस्ट एनालाइज करनी है। और जब आप रेडिकल स्टेबिलिटी एनालाइज करते हैं तो आपको पता है कि 3 डिग्री रेडिकल्स जो होते हैं, रेडिकल स्टेबिलिटी, रेडिकल इंटरमीडिएट बना, और रेडिकल स्टेबिलिटी की जो सीक्वेंस है ना वो क्या है सर, 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल है, फिर 2 डिग्री रेडिकल बहुत स्टेबल है, फिर 1 डिग्री और मिथाइल रेडिकल तो बहुत कम स्टेबल होते हैं। तो फिर ऐसे में अगर आप RX को 3 डिग्री ले लेते हैं, जैसे आपने यहां पर R को चेंज किया, R को केवल आप चेंज करते जाइए, आपने पहले 3 डिग्री ले लिया, फिर 2 डिग्री ले लिया, फिर 1 डिग्री ले लिया और फिर मिथाइल ले लिया। तो फिर ऐसे में जब आप ऑक्सीडेटिव एडिशन की रेट कंपेयर करेंगे ना, तो दोस्तों 3 डिग्री का सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका सबसे ज्यादा मिलेगा, इसका सबसे ज्यादा रेट होता है। तो इसका सबसे ज्यादा रेट SN2 मैकेनिज्म से तो नहीं हो सकता, क्योंकि SN2 में तो क्या होगा कि मेटल को अटैक करना है, मेटल को सीधे बॉन्ड बनाना है R से, और 3 डिग्री में तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब मेटल ने सीधे बॉन्ड मेटल ने R से नहीं बनाया ना, R से सीधे बॉन्ड नहीं बनाया, यहां बॉन्ड नहीं बनाया, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। अरे अगर ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेट ये है, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का भी रेट है और यही रेडिकल स्टेबिलिटी का भी रेट है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन रेडिकल स्टेबिलिटी बेसिस पर जा रहा है, ये SN2 डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर SN2 डिस्प्लेसमेंट होता तो इसमें सबसे फास्ट होता,
इसमें मिथाइल में सबसे फास्ट होता है क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक कंजेशन, स्टेरिक हिंड्रेंस इसके लिए सबसे कम है और मेटल तुरंत अप्रोच कर लेगा इसको। लेकिन 3 डिग्री के केस में रिएक्शन बहुत तेज चल रहे हैं, इसका मतलब ये रेडिकल मैकेनिज्म से चला है, रेडिकल के थ्रू गया है, रेडिकल के थ्रू गया है। आ रहा आपको समझ में? रेडिकल के थ्रू, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। और अब आप कहोगे सर रेडिकल के थ्रू गया है, ये इसके लिए और बात बोलिए। इसके लिए और बात और बोलता हूं दोस्तों। इसके लिए दूसरी बात ये है कि अगर आप स्टीरियोकेमिकली, आइसोमेरिकली प्योर अल्काइल हैलाइड से चलते हैं, प्योर अल्काइल हैलाइड, तो फिर अल्काइल हैलाइड से चलते हैं, तो फिर जब आप इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या होगा? प्रोडक्ट में तो सर यहां से अगला जो स्टेप होगा वहां पर आर इसके साथ मेटल के साथ जुड़ जाएगा, आर मेटल के साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। ये क्या ऑक्सीडेटिवली ऐड हो चुके हैं, तो यहां पर आर जो है ना, आर और एक्स, आप इस आर की स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर एनालाइज करेंगे ना, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे, तो फिर इसके केस में क्या होगा? अगर आपने प्योर आइसोमेरिकली प्योर अल्काइल हैलाइड लिया है, मतलब अगर आपने केवल आर आइसोमर लिया है या फिर केवल एस आइसोमर लिया है, तो फिर प्रोडक्ट में आप आर भी पाएंगे, आर आइसोमर भी पाएंगे और एस आइसोमर भी पाएंगे। और ये तभी हो सकता है, ये स्टीरियो रेंडमाइजेशन तभी हो सकता है जब इंटरमीडिएट में रेडिकल बने। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? तो फिर ऐसे में पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में मेटल ने दिया और पहले स्टेप में उसने ये बनाया, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या हुआ? इसने इस आर रेडिकल ने इस मेटल को ट्रैप कर दिया, वहीं ट्रैप कर लिया। कमाल की बात बताता हूं दोस्तों, ये क्या है? ये नॉन चेन मैकेनिज्म भी यही होता है, इट इज नॉन चेन मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉन चेन मैकेनिज्म। ये नॉन चेन मैकेनिज्म भी है, मतलब इस रिएक्शन को चलाने के लिए आपको इनिशिएटर या फिर इसको बंद करने के लिए आपको इनहिबिटर की जरूरत नहीं होती, रिटार्डर्स की जरूरत नहीं होती। ये रिएक्शंस बहुत सिंपली अपने आप चलते हैं। मतलब इनके लिए आपको यूवी लाइट की, परऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, मतलब इनिशिएटर्स की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शंस आपने सेटअप डाल दिया, आपने आरएक्स डाल दिया, सबस्ट्रेट डाल दिया, आपने मेटल फ्रेगमेंट डाल दिया, तो फिर ऊपर से आपको एक्सटर्नल एजेंट डालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परऑक्साइड, कोई इनिशिएटर डालने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाएंगे। बस क्योंकि इनमें जो रेट है उनकी सीक्वेंस ये है, इनमें ऑक्सीडेटिव एडिशन के रेट इस सीक्वेंस में चलते हैं। 3 डिग्री बहुत फास्ट होता है, तो फिर हम रिलेट कर सकते हैं कि 3 डिग्री रेडिकल बन रहा होगा। क्योंकि 3 डिग्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इस स्टेप में जो 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है, जिसमें 3 डिग्री रेडिकल बन रहा है, वो स्टेप बहुत जल्दी हो जाता होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा वो। और इसी वजह से 3 डिग्री के रेट सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री के, फिर 1 डिग्री के हैं, क्योंकि ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से चले हैं। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? चलते हैं आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, स्टीरियो रेंडमाइजेशन हो जाता है, ये सब आपको समझ में आ गया। आपने अल्काइल हैलाइड का आर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन वाला कोई सबस्ट्रेट ले लिया, जैसे मान लीजिए अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, आपने आर कॉन्फ़िगरेशन का ले लिया, तो फिर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेटिवली एडेड जो प्रोडक्ट बनेगा, उसमें आर भी होगी और उसमें एस भी होगी, जो कि चीख के कह रहा है कि रिएक्शन के दौरान आर रेडिकल जरूर बना होगा, पक्का ही बना होगा। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? तो ये वाली बात हो गई। इसके अलावा अब मैं चर्चाएं करता हूं नॉन चेन मैकेनिज्म की और चेन मैकेनिज्म की। ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर आप रेट की बात करें तो फिर आर आई की अगर आप चर्चा करेंगे तो आर आई के रेट सबसे ज्यादा है, इसके रेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें होगा क्या? होमोलाइसिस होना है, होमोलाइसिस इसका टूटना है, होमोलाइसिस होना है, तो यहां से ये जनरेट हो जाएगा, यहां से ये जनरेट हो जाएगा, तो आर रेडिकल बनेगा और आई रेडिकल बनेगा, क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक है, बहुत आसानी से इसका होमोलाइसिस हो सकता है। जैसे जैसे बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, आर बी आर सी एल, ओहो और आर ओ टी एस। जैसे जैसे बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ेगी, तो फिर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में इनका होमोलाइसिस मुश्किल होता चला जाएगा, होमोलाइसिस नहीं होना चाहेगा। अरे बॉन्ड बहुत ज्यादा पोलर है, जबरदस्त पोलर है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा? इस शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ लेना चाहेगा, और अगर अपनी तरफ लेना चाहेगा तो इसका होमोलाइसिस मुश्किल हो जाएगा, और होमोलाइसिस मुश्किल होगा तो आर रेडिकल का बनना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आर रेडिकल का बनना मुश्किल हो जाएगा तो फिर पहले वाला जो स्टेप था
पहले वाला जो स्टेप था, अरे ये जो पहले वाला स्टेप था ये स्लो हो जाएगा, और अगर ये स्लो हो जाएगा तो फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन के रेट घट जाएंगे। आपको आया समझ में? तो यहां पर ये क्या है, जैसे जैसे आप लीविंग ग्रुप, जैसे जैसे आप एक्स को चेंज करते हैं ना, एक्स को चेंज करते हैं, तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इस सीक्वेंस में कम होने लगता है, कम होता चला जाता है। यहां पर क्या है, यहां बॉन्ड बेहद वीक है, बहुत लंबा भी है, वीक भी है, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी बेहद कम है, तो इसका होमोलाइसिस बेहद आसान है, जबकि इनके होमोलाइसिस मुश्किल होते चले जाते हैं। तो फिर ऐसे में यहां पर आर रेडिकल का बनना मुश्किल होता चला जाता है, और ऑक्सीडेटिव एडिशन का रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलना मुश्किल होता चला जाता है। आया आपको समझ में? आपको मेरी बातें समझ में आई? अब मैं चलता हूं आगे। अब अपन चर्चा करते हैं चेन मैकेनिज्म की और नॉन चेन मैकेनिज्म की। तो पहले अपन चर्चा कर लेते हैं नॉन चेन मैकेनिज्म की। नॉन चेन मैकेनिज्म की आज मेरा मूड था नहीं पढ़ाने का बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा एक क्लोज फ्रेंड, बेहद क्लोज, वो चाइना चला गया है, और कल रात को मैं उसे ड्रॉप करके आया हूँ। पोस्ट डॉक कर रहा है वो वहाँ पर शंघाई यूनिवर्सिटी में। हाँ, एक फ़ायदा उसका ये है कि मैं आपको ज़रूर उससे मिलवाऊंगा। यूट्यूब सेशन हम लोग करेंगे जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि शंघाई यूनिवर्सिटी में किस तरह से रिसर्च स्कॉलर, वहाँ की लैब कैसी है, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मैं करूँगा एक सेशन उस पर, और आप कैसे जा सकते हैं, कैसे आप पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अब्रॉड के लिए, मैं सारी बातें करूँगा। मेरा कॉलेज टाइम फ्रेंड है, काफ़ी करीब है, तो वो सारी बातें आपको खुल के बताएगा। तो रात को मैं उसी को ड्रॉप करने गया था, तो आज मेरा क्लास लेने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए मैंने जल्दी जल्दी नोट्स वोट्स जो भी बनाए। और अच्छा हाँ, एक लड़के का मेरे पास कॉल आया था कि सर मुझे नोट्स दे दो, नोट्स। भाई मैंने ना कभी नोट्स बनाए, नोट्स पढ़े जरूर है मैंने, मैं नोट्स बनाता नहीं हूँ, कभी मैंने नोट्स बनाए नहीं है। मैं ज़्यादा ट्राई ये करता हूँ कि मैं जो भी कुछ पढ़ूँ, जो नोट्स मेरे टाइम अवेलेबल थे, जब मैंने कोचिंग ली थी, या मेरे टाइम जो नोट्स अवेलेबल थे, मैंने जस्ट उन्हें पढ़ा। उसके बाद बुक्स जरूर पढ़ी, तो बुक्स जब पढ़ी तो फिर बुक्स से जो मिला वो इन नोट्स में ऐड कर लिया, और फिर वो पढ़ के गया, और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम इनको चेंज करता रहा, और फिर बेच दिए। तो नोट्स वोट्स मैं बनाता नहीं हूँ, नोट्स वोट्स को मैं बुक से पढ़ना पसंद करता हूँ। इसलिए मैं आपको सलाह ये दूंगा कि जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नेट दे रहे हैं वो जरूर नोट्स पढ़ें, वो नोट्स ही पढ़ के जाएं, नोट्स पे ही स्टिक रहें। नोट्स सबको पढ़ने चाहिए, वो प्रिपरेशन की सोल है, लेकिन किसी दूसरे के नोट्स आप मांग रहे हो तो यार वो ठीक नहीं है। आप खुद अपने नोट्स बनाओ। आप जो भी आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हो, लाइव क्लास ले रहे हो, यूट्यूब से क्लास ले रहे हो, बुक से आप पढ़ के कर रहे हो, तो आप खुद अपने नोट्स बनाओ और खुद नोट्स से फिर पढ़ने की कोशिश करो। हाँ, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो 3 बार से ज्यादा नेट दे चुके हैं, या 3 बार से ज्यादा सेम एग्जाम दे चुके हैं, उनके लिए कह रहा हूँ मैं। जो पहली बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं, वो तो नोट्स ही पढ़े, वो किसी के ले ले नोट्स, बन जाएगी बात। लेकिन हाँ, मेरे पास नोट्स नहीं है यार, मैं तो बहुत 2017 का एमएससी पास आउट हूँ, तो अभी कहाँ मेरे पास नोट्स होंगे। ठीक है, और उसमें बहुत चेंज हो भी गए हैं। सो चेन मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। चेन मैकेनिज्म में क्या होता है? चेन मैकेनिज्म की अगर बात करें दोस्तों, तो अल्काइल हैलाइड का आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करें, इनमें कौन आता है? नॉन चेन मैकेनिज्म है। कौन आएगा? मतलब यहां पे चेन नहीं चलेगी। जैसा मैं ये बोल रहा था ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ये नॉन चेन ही है। मैंने बोला था ना, ये नॉन चेन ही है, यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पे कोई रायता नहीं फैलेगा। सिंपल क्या है, आपके पास मेटल फ्रेगमेंट है, मेटल फ्रेगमेंट आपके पास मौजूद है, मेटल फ्रेगमेंट के साथ आपके पास सबस्ट्रेट मौजूद है, और यहां पर क्या होगा, सिंपल एक केज बनेगा। मतलब जैसे ही ये सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड मेटल फ्रेगमेंट के पास आएगा, अपना एक्स मेटल से जोड़ेगा, तो आर इसके इर्द गिर्द होगा, इसके विसिनिटी पर होगा, इसके बिल्कुल बेहद पास में होगा। कहते हैं ना कि इंटीमेट पेयर के जैसे जैसे होता है, जैसे बिल्कुल पास में होता है, उससे दूर दूर निकल के एस्केप आउट नहीं होता, उसके बिल्कुल आसपास रीजन में पड़ा होता है, विसिनिटी में पड़ा होता है। तो यहां पर कुछ ऐसा ही है, सॉल्वेंट केज के अंदर ही दोनों पड़े होंगे। अरे इसके अराउंड सॉल्वेंट भी तो होता ना, ये रिएक्शन सॉल्वेंट में हो रहा होगा ना भाई। अरे ये एयर में थोड़ी हो रहा है, गैस में थोड़ी हो रहा है यार, ये तो सॉल्वेंट में हो रहा है ना। तो होता क्या है कि ये जब ये आपस में पास आएंगे ना, एकदम बिल्कुल पास आके इंटरेक्शन करना स्टार्ट करेंगे, तो अराउंड में सॉल्वेंट केज बन जाएगा, और उस सॉल्वेंट केज के अंदर ही दोनों ही रहेंगे। ये भी रहेगा, एक्स भी वही रहेगा, और आर भी वही रहेगा। मतलब ये वाला जो फ्रेगमेंट है मेटल का, एक्स के साथ बॉन्ड और आर, ये बिल्कुल विसिनिटी में ही रहेंगे, और फिर ये आर रेडिकल इस मेटल हैलाइड फ्रेगमेंट को ट्रैप कर लेगा, तुरंत इसके साथ जुड़ जाएगा,
और कहीं बाहर स्केप आउट करके नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब ये इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। यहां पर एक टर्म यूज होता है इनर स्पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो उसी की चर्चा अपन कर रहे हैं। आप ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाइए, ऑक्सीडेटिव एडिशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का ऑक्सीडेटिव एडिशन एट प्लेटिनम PPH3। ये जो रिएक्शन होगा ना, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म से चलेगा, नॉन चेन मैकेनिज्म से चलेगा, रेडिकल मैकेनिज्म के नॉन चेन स्टेप से चलेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाइए, ठीक है, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स पर, प्लेटिनम फ्रेगमेंट पर RX का नॉन चेन मैकेनिज्म से। अब इसमें अपन चर्चाएं करते हैं ये होगा कैसे, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये R क्या है सर? अल्काइल है, अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड। समझ गए आप मेरी बात? इट इज अल्काइल हैलाइड। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें होगा क्या? प्लेटिनम है, PPH3 है, होल थ्राइस। ये कितना हो गया सर? ये 8 और 2 10 और 6 यहां से, तो ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। दोस्तों कमाल की बात बता रहा हूं, कमाल कमाल बता रहा हूं, कमाल। होता क्या है कि इसकी टेंडेंसी होती है, प्लेटिनम की और पैलेडियम की टेंडेंसी होती है कि ये क्या करते हैं, ये 16 से 14 भी बहुत आसानी से चले जाते हैं। इनमें 16 से 14 भी बहुत आसानी से हो जाता है। और उसके बाद अगर ये 16 से 14 हो जाएगा तो इसके पास वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे, जिससे ये बहुत आसानी से कोई भी सबस्ट्रेट जोड़ सकता है। इसीलिए इनके केसेस में ऑक्सीडेटिव एडिशंस बहुत फास्ट होते हैं, क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है 16 से 14 जाने की। 14 भी चला जाता है ये। और अगर 14 चला गया तो यहां पर क्या होगा? वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिनसे ये बहुत आसानी से सबस्ट्रेट को जोड़ सकता है और फिर रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो पहले ये बनेगा, फर्स्ट स्टेप में ये होगा, ठीक है, पहले स्टेप में ये होगा। और अगले स्टेप में अब क्या होगा? अच्छा, इसके साथ वो PPH3 मैं सारा ही लिख देता हूं, ठीक है। पहले स्टेप में होगा, इट इज द फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में होगा। और दूसरे स्टेप में दरअसल ये रिएक्ट करेगा, ये वाला, ये प्लेटिनम वाला रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये है ना, ये वाला जो स्टेप है, यही जो स्टेप है, ये यही है, यही है, यही है, यही है, दिस इज ये जो दूसरे वाला स्टेप है ना, ये यही है, नॉन चेन वाला। तो इसमें क्या होगा? X जुड़ जाएगा इस प्लेटिनम से, X जुड़ जाएगा इस प्लेटिनम से। तो आप प्लेटिनम, अब पहले PPH3 लिख ले, PPH3 टू प्लेटिनम और X, ठीक है, ये बनेगा। और वहां पर क्या बनेगा? वहां पर बनेगा R रेडिकल, यही बनेगा। ये ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है और ये स्लो भी होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो स्लो तो है ही, अगर स्लो स्टेप है। और ये होगा, पहले ये बनेगा, ये, ठीक है, जैसे उसमें बना था। हैलाइड को ट्रैप कर लेगा, हैलाइड को लेगा, अरे ये जो प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये जो मेटल फ्रेगमेंट है, इस हैलाइड को ले लेगा, हैलाइड का एब्स्ट्रैक्शन होगा, हैलाइड को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और R बनेगा, रेडिकल R बनेगा। तो रेडिकल R जितना स्टेबल होगा उतना ही फास्ट हो जाएंगे ये रिएक्शन। समझ रहे हैं? मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एक तरह से हो क्या रहा है, मैंने जैसे जैसे पहले बताया था कि यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर प्लेटिनम X बॉन्ड बन जाएगा और एक तरह से हैलाइड का एब्स्ट्रैक्शन कर लिया प्लेटिनम ने और R रेडिकल जनरेट कर दिया। मतलब प्लेटिनम ऑक्सीडाइज हो गया, प्लेटिनम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, ठीक है। यही हुआ, अरे यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो यार, इसको पूरा तोड़ दो, इसको पूरा तोड़ दो। लेकिन मैं इसको इसलिए पूरा तोड़ने इसलिए नहीं सिखा रहा हूं इसको पूरा तोड़ना, क्योंकि मैं होमोलिसिस की चर्चा कर रहा हूं, मैं रेडिकल जनरेट करने की चर्चा कर रहा हूं। आपकी आसानी के लिए अगर मैं इसे पूरा तोड़ दूं, जैसे आप कह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने ट्रांसफर कैसे कर दिया। अरे इसको पूरा तोड़ दे और इसको X नेगेटिव बना दे, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा? R पॉजिटिव, और R पॉजिटिव को प्लेटिनम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो R रेडिकल ही बन गया। और फिर प्लेटिनम ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लेटिनम ऑक्सीडाइज होकर +1 बन गया, और +1 प्लेटिनम और X नेगेटिव, फिर से ये यही बना लेंगे, फिर से ये बॉन्ड बना लेंगे। आया आपको समझ में? तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे आपको करना नहीं है क्योंकि ये रेडिकल मैकेनिज्म है। इसलिए वैसे आप समझने के लिए आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको ऐसे ही चलाना है इसको। समझ गए आप मेरी बात? तो ये स्लो स्टेप होगा, मतलब R रेडिकल का बनना, R रेडिकल का बनना और हैलोजन का एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि मेटल कितनी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन इसके सिग्मा स्टार में दे देता है। मेटल कितनी आसानी से दे देगा, जितना ही मेटल
बेसिक होगा। मेटल जितना ज्यादा बेसिक होगा, जितना इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा, उतनी आसानी से दे देगा सिग्मा स्टार में, वैकेंट सिग्मा स्टार में। और दूसरा रेडिकल, आर रेडिकल, अल्काइल रेडिकल कितने स्टेबल हैं, समझ में आया आपको? तो फिर ये बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, दोबारा यहां पर लिख देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा सर? नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं होगा। इस रेडिकल का, इस रेडिकल का, इस आर रेडिकल का इसके साथ जुड़ाव हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जो कि बहुत फास्ट होगा, और बन गया आर प्लेटिनम PPH3, ठीक है, PPH3 और X। आया आपको समझ में? ये खेल होगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट। ये फास्ट स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप सर ये था, ये था, यही एक्चुअल स्टेप था। पहले स्टेप में क्या था कि ये एक्टिव में, ये एक्टिव कैटलिस्ट में कन्वर्ट हुआ, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये जो मेटल कैटलिस्ट है, ये जो मेटल फ्रेगमेंट है, ये एक्टिव फॉर्म में आया, 16 से 14 बना, और फिर 14 से बहुत आसानी से ये खेल कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। तो फिर पहले एक्टिव फॉर्म में आएगा, दूसरे में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, और तीसरे में फिर रिकॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। ये था आपका नॉन चेन मैकेनिज्म। आया आपको समझ में? नॉन चेन मैकेनिज्म। तो फिर ऐसे में इसमें भी ये जो स्लो स्टेप है वो आर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप कितनी तेज होगा या कितना स्लो होगा वो डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट आपके कितने स्टेबल हैं। और प्रोडक्ट यहां पर आर रेडिकल बन रहा है, ये जितना स्टेबल होगा उतना ही फास्ट होगा ये स्टेप। आया आपको समझ में? ये तो थे नॉन चेन मैकेनिज्म। अब अपन चेन मैकेनिज्म की और चर्चा करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। चेन मैकेनिज्म ये कहां होगा और ये किन में होगा और ये कैसे होगा? अगर चेन की बात की है तो पक्का यहां इनिशिएटर की बात होगी। अब एक बात और ध्यान रख लेना, आप इन दोनों को कैसे अलग करेंगे, चेन और नॉन चेन को कैसे अलग करेंगे? क्योंकि चेन में क्या हो रहा है, चेन में इनिशिएटर है, और नॉन चेन में क्या है, कोई इनिशिएटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने इनिशिएटर की अभी तक चर्चा ही नहीं की है, ना ही इनिशिएटर की चर्चा की है, ना ही इनहिबिटर की या रिटार्डर्स की चर्चा की है। तो फिर ऐसे में अगर मैं इनिशिएटर यहां डाल दूं, इस रिएक्शन पर अगर मैं O2 डाल दूं, O2 एक इनिशिएटर है, परऑक्साइड डाल दूं, परऑक्साइड अगर मैं डाल दूं, O2 डाल दूं, या फिर लाइट डाल दूं, तो इनका इन रिएक्शंस के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर मैं रिटार्डर्स डाल दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? क्योंकि ये केज में है। मैंने कहा था ना, ये इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। मतलब जैसे ही ये मेटल फ्रेगमेंट और RX पास आएंगे ना, पास आ गए, तो ये आके बिल्कुल पास आ गए, इंटरेक्ट किया इन्होंने, मेटल फ्रेगमेंट ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया इस RX को, यहां से रेडिकल जनरेट हुआ। अब ये जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल इस सॉल्वेंट शेल के अंदर है। जैसे आप इसे ऐसे समझ लीजिए, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, इसे आप ऐसे समझिए, इसे आप ऐसे समझिए, जैसे ये मेटल फ्रेगमेंट है, ये RX है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आपस में इंटरेक्ट करने के लिए आए, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए ये रहे, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए ये आपस में इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और सराउंडिंग में ये क्या है, ये सॉल्वेंट शेल है, सॉल्वेंट शेल। अब हो क्या रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से यहां अंदर ही, इसी के अंदर ही क्या बन गया, इसी के अंदर ही वो बन गया है, वो ये बन गया, और इसी के कहीं विसिनिटी में R रेडिकल पड़ा हुआ है बस। और ये क्या है, ये फिर से ये जो सॉल्वेंट शेल है, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस अवेलेबल थी, इसी स्पेस में ये पड़ा हुआ है, ये एस्केप आउट होकर बाहर नहीं जा रहा। अगर ये बाहर गया होता तो फिर यहां पर क्या होता, एक और कोई बाहर गया होता और ये R2 टाइप का प्रोडक्ट बना लेते। अगर समझ रहे आप आपको मेरी बातें समझ में आ रही है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर ये भी बाहर गया होता, ये भी बाहर निकल जाता, तो ये कुछ और प्रोपोगेटरी स्टेप दे रहा होता, या कोई और अलग तरह के रिएक्शंस दे रहा होता, डिस्प्रोपोर्शनेशंस वगैरह दे रहा होता। समझ रहे आप मेरी बात? लेकिन ये यहां से एस्केप आउट हुआ ही नहीं है, ये बाहर नहीं गया है। बाहर गया होता तो ये आपस में फिर से जुड़ जाते और ये R2 वगैरह बनाते। एक बात,
आप ये कह सकते हो सर ये तो R2 अंदर भी बना सकते हैं। R2 अंदर जैसे ही ये जनरेट हुआ तुरंत ये इसके साथ ट्रैप हो जाएगा, तुरंत ट्रैप हो जाएगा। और जैसे ट्रैप होगा तो आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा, एक बात। और दूसरी बात, अगर ये बाहर ऐसे चले गए सॉल्वेंट शेल से, अगर ये बाहर निकल गए, सॉल्वेंट शेल मतलब उस रीजन में, जिस रीजन में ये इंटरेक्शन हो रही है उस रीजन के अराउंड जो सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट ने जो शेल बना रखा है, शेथ जो बना रखी है, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उसके अराउंड यहाँ सॉल्वेंट है ही है। अरे यहाँ तो ये तो सारे सॉल्वेंट है ही है। अगर यहां से स्केप आउट होकर R रेडिकल आ जाए, दूसरा R रेडिकल आ जाए, तो ये आपस में जुड़ सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक काम ये हो सकता है और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि अगर आप इनिशिएटर्स या फिर रिटार्डर्स लाएंगे ना, रिटार्डर्स, तो फिर वो इनके साथ रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करेंगे, रेट को कम करने की कोशिश करेंगे। रिटार्डर्स इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, रिएक्शन को बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब तो तब हो पाएगा ना जब ये सॉल्वेंट शेल से बाहर निकल पाए, जब ये सॉल्वेंट इस स्पेस से बाहर निकलेगा तब होगा ना ये सारा खेला। तो अरे रिटार्डर से तो ये तब इंटरेक्ट कर पाएंगे ना, इनिबिटर से तो ये तब इंटरेक्ट कर पाएंगे ना जब ये इनिबिटर के कांटेक्ट में आएगा। इनिबिटर तो सॉल्वेंट शेल के यहां बाहर पड़ा है, तो फिर ऐसे में जो इनिबिटर होते हैं ना, वो नॉन चेन रिएक्शंस के रेट को अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि नॉन चेन रिएक्शंस जो होते हैं वो तो सॉल्वेंट शेल के अंदर होते हैं, उसी स्पेस में हो जाते हैं जहां पर मेटल फ्रेगमेंट और सबस्ट्रेट उसी स्पेस में, उसी की विसिनिटी में सारा खेल हो जाता है। इस सॉल्वेंट शेल से निकल के बाहर रेडिकल आते ही नहीं, और अगर रेडिकल आएगा ही नहीं, इनिबिटर उससे रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, उसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएगा, तो रिएक्शन रेट कैसे बदलेंगे? नहीं बदल सकते। आया आपको समझ में? तो फिर ऐसे में ये क्या है? ये सॉल्वेंट केज का इफेक्ट है। इसी को आप कहते हैं नॉन चेन। यहां पर कोई चेन नहीं चल रही, कतई चेन नहीं चल रही यहां पर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है। अगर इस तरह से अगर ये बाहर आ रहे होते तो ये पॉलीमराइज भी हो गए होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन इसी के अंदर चुपचाप हो गया है। यहां पर इनका कोई कांटेक्ट ना ही इनिशिएटर से है, इस रेडिकल का या इस बॉन्ड का, ना ही कोई कांटेक्ट इनिशिएटर से है और ना ही कोई कांटेक्ट इनिबिटर से है। तो फिर इनिशिएटर और इनिबिटर के होने से रिएक्शन के रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आ गया होगा आपको समझ में? अब मैं चर्चा कर रहा हूं चेन की। तो चेन में क्या है? इनिशिएटर चाहिए होता है। आपको समझ में आया ना कि किस तरह से चेन और नॉन चेन को अलग करना है? क्योंकि जो चेन वाले होते हैं उनमें इनिशिएटर की जरूरत पड़ेगी, और जो नॉन चेन वाले हैं वो तो सॉल्वेंट शेल के अंदर ही हो जाते हैं, केज के अंदर ही हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में चाहे आप इनिशिएटर डाल लो, चाहे आप इनिबिटर डाल लो, इनिशिएटर और इनिबिटर कभी भी आरएक्स के कांटेक्ट में आते ही नहीं है, और अगर नहीं आएंगे तो फिर ऐसे में रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नॉन चेन के केस में। आया आपको समझ में? चलिए इसकी पर दरअसल आप वास्का का वेरिएंट यूज करेंगे। अच्छा हाँ, एक बात और कमाल की है, आप पूछेंगे ना कि सर ये वाले किन में होंगे, इनमें आर कौन होगा, ये आर एक्स इनमें कौन होगा? तो दोस्तों नॉन चेन वाले जो होते हैं ना, नॉन चेन वाले प्लेटिनम के साथ मिथाइल आयोडाइड जो होगा वो चलेगा, इथाइल आयोडाइड भी चलेगा। मतलब इनका ऑक्सीडेटिव एडिशन प्लेटिनम पर नॉन चेन रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है, और फिनाइल CH2Br इस तरह के जो अल्काइल और एराइल या फिर बेंजाइल हैलाइड्स जो होते हैं ना, उनका ऑक्सीडेटिव एडिशन नॉन चेन मैकेनिज्म से प्लेटिनम पर चलता है। चर्चाएं करते हैं इसकी। यहां पर मैंने कहा था वास्का का वेरिएंट आप यूज कर सकते हैं, तो वास्का का वेरिएंट आप यूज करिए, और वास्का का वेरिएंट वो वाला जो मैंने यूज किया था वो था PME3 टाइप का, ये वाला था। तो ये क्या वास्का का वेरिएंट है? तो वास्का के वेरिएंट पर कौन से आरएक्स होंगे जिनका ऑक्सीडेटिव एडिशन चेन मैकेनिज्म के थ्रू चलेगा? तो दोस्तों उसमें आता है इथाइल आयोडाइड का खेल चलता है इसमें, या फिर वही बेंजाइल ब्रोमाइड। इनके ऑक्सीडेटिव एडिशन वास्का वेरिएंट पर चेन मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने वहां पर मिथाइल आयोडाइड पढ़ा था, अरे ये तो सवाल आया था ना नेट में यार, और ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको कि मिथाइल आयोडाइड का वास्का पर एडिशन SN2 मैकेनिज्म से है, लेकिन इथाइल आयोडाइड का, इसकी अगर आप चर्चा करेंगे इथाइल आयोडाइड का या फिर बेंजाइल ब्रोमाइड का, इनका वास्का वेरिएंट पर D8 इवन स्पीसीज पर मेटल फ्रेगमेंट्स पर जो ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है वो चेन मैकेनिज्म से चलता है, चेन रेडिकल मैकेनिज्म से होता है। आपको समझ में आ गया होगा। खैर ये काफी
कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कॉम्प्लिकेट है नहीं, ये बहुत आसान सा खेल है कि वेरिएंट पर कुछ और हो रहा है और वास्का पर मिथाइल आयोडाइड का कुछ और होता है। ये SN2 से चलते हैं और ये वाले रेडिकल मैकेनिज्म से चलते हैं, रेडिकल चेन मैकेनिज्म से। आए आपको समझ में? चलिए अब चर्चाएं करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर इरिडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसको पूरा पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, अपन तो सीधे ऐसे ही कर लेते हैं, पूरा ड्रॉ करने की इसको जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये कर लेते हैं। इनिशिएटर है और इरिडियम प्लस है, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये क्या होगा, पहले तो इनिशिएटर और इरिडियम के बीच में बॉन्ड बनेगा, और यहां से अगर बॉन्ड बन रहा है तो यहां पर इरिडियम ऑक्सीडाइज होकर कुछ ये बना लेगा। पहला स्टेप है ये, इट इज द फर्स्ट स्टेप। मैं चेन मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं जहां पर इनिशिएटर्स की जरूरत पड़ रही है। समझ गए आप मेरी बात? चलते हैं अब आगे। इनिशिएटर इरिडियम, इसको आप RX दिखाइए। जैसे ही ये RX देखेगा अब खेल होगा, अब असली खेल होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से X का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इनिशिएटर इरिडियम और X बनेगा। तो यहां पर ये आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में और R रेडिकल बनेगा। अब असली खेल यहां से है। यहां पर ये जो R रेडिकल जनरेट हुआ है ना, ये जो R रेडिकल जनरेट हुआ है, दरअसल ये R रेडिकल, इसका जनरेशन इनिशिएटर की वजह से हो रहा है। इनिशिएटर इसको जनरेट करवा रहा है, इसको इसका बनने को आसान कर रहा है, इसको फॉर्म कर रहा है, इसके प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो R रेडिकल बना है और ऊपर से यहां पर ये जो इरिडियम है, दरअसल ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे। मतलब हुआ क्या, इनिशिएटर ने क्या किया, इनिशिएटर ने R रेडिकल जनरेट किया, मतलब ये तो सिस्टम में था ही, ये तो आपके पास है ही, वास्का वाला ये कॉम्प्लेक्स वेरिएंट आपके पास है ही। इनिशिएटर ने क्या किया, इनिशिएटर ने RX से इससे R रेडिकल जनरेट कर दिया। अब R रेडिकल और इरिडियम, ये वास्का वाला वेरिएंट और R रेडिकल, ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे और ये पहले बनाएंगे कुछ इस तरह का खेल, ये बनेगा। और अब ये जो है ना, दरअसल ये चलाएगा, ये जो है ना ये चलाएगा, ये पूरे रिएक्शन को चलाएगा, यही चलाएगा। अब खेल यहां से स्टार्ट होगा, R है और इरिडियम का +2 है। अब RX जो होगा ना, या फिर आप इसे उल्टा लिखिए, XR जो होगा ये चलेगा। और यहां पर दोस्तों दरअसल अब ये वाला जो इंटरमीडिएट है ना, ये इंटरमीडिएट इस X को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, इस X को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो R इरिडियम से जुड़ा हुआ होगा और X से भी जुड़ा होगा और R रेडिकल फिर जनरेट हो जाएंगे और ये जनरेट होते रहेंगे। तो फिर ये क्या होंगे, ये सिस्टम में पड़े हुए, ये R रेडिकल सिस्टम में पड़े हुए, और ये अगर R रेडिकल सिस्टम में पड़े हुए हैं तो फिर इनिशिएटर ने इनको बनाने में हेल्प की, और इनहिबिटर क्या कर सकते हैं, अगर R रेडिकल ऐसे पड़े हुए हैं, एक और दूसरा R रेडिकल ये ऐसे पड़ा हुआ है, तो फिर ये अपने जो इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन, ये इस तरह के रिएक्शंस भी दिखा सकते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे, एक बात। और दूसरा, अगर इनहिबिटर अगर आपने डाल दिए, इनहिबिटर या जिसे आप रिटार्डर भी कहते हैं, अगर आपने ये डाल दिए, रिटार्डर में कौन आएगा, स्टेरिकली हिंडर्ड फिनॉल्स जो होते हैं ये रिटार्डर्स में आते हैं। तो इनके डलने से क्या होगा, इनहिबिशन हो जाएगा, मतलब R रेडिकल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। और अगर R रेडिकल की इनके डलने से ये क्या करेंगे, इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो रिएक्शन को स्टॉप करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन को कम करेंगे, R रेडिकल की कंसंट्रेशन कम होगी। और अगर R रेडिकल की कंसंट्रेशन कम होगी, अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हुई तो ये वाला रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं बन पाएगा। और अगर ये नहीं बन पाया, इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो फिर ये भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब ओवरऑल क्या होगा, इनहिबिटर के होने से R रेडिकल की कंसंट्रेशन कम होती है, R रेडिकल की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा तो अगला ये वाला स्टेप बेहद स्लो हो जाएगा, बेहद कम होगा ये स्टेप। और अगर ये स्टेप कम होगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशंस के रेट घट जाएंगे। आए आपको समझ में? तो फिर चेन मैकेनिज्म में क्या होता है, दोनों का रोल होता है। किनका सर, इनिशिएटर का भी रोल होगा, इसका भी प्रोमिनेंट रोल है, और इनहिबिटर का भी प्रोमिनेंट रोल है। मतलब दोनों के एडिशन से रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन अफेक्टेड होते हैं, अफेक्टेड। समझ गए आप मेरी बात? तो यहां पर क्या क्या है, किन के ऑक्सीडेटिव एडिशन रेडिकल चेन मैकेनिज्म से होते हैं। तो सर अभी आपने बताया इथाइल आयोडाइड का,
इथाइल ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड भी है इसमें, ब्रोमाइड भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा फिनाइल CH2Br, इन सब के वास्का वेरिएंट पर जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है वो रेडिकल मैकेनिज्म से कुछ उस तरह से होते हैं जो मैंने मैकेनिज्म आपके सामने यहाँ रखा, ऐसे होते हैं। आया आपको समझ में? इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए एक रिएक्शन भी करवाया गया था जिसमें थ्रियो और इराइथ्रो वेरिएंट थे। थ्रियो और इराइथ्रो वेरिएंट थे, इसका क्या मतलब है? थ्रियो और इराइथ्रो वेरिएंट थे, इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पर R स्टार है, यहाँ पर D है, H है, यहाँ पर D है, यहाँ H है और यहाँ पर Br है। ठीक है, ये खेल। ठीक है, तो इसमें थ्रियो और इराइथ्रो, अब मेरे को याद नहीं है कि थ्रियो और इराइथ्रो किसे बोलते हैं, क्या है वो सब, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को सिंपल सीधा सा मतलब ये था कि यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए ये थ्रियो है, थ्रियो, ठीक है, और ये इराइथ्रो है, ठीक है, इराइथ्रो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच एच एक तरफ आ जाएंगे, एच एच एक तरफ आ गए, डी है और आर है, कोई आप आर ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपने आर ले लिया और यहाँ पर नीचे आपने बी आर ले लिया। ठीक है, इस तरह का खेल है। और इस तरह के खेल में अब होगा क्या, अब सिंपली ये होगा कि यहाँ पर ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे ही आप इन दोनों फॉर्म्स को जैसे ही आप इरिडियम दिखाएंगे, इरिडियम प्लस दिखाएंगे जैसे ही, तो इरिडियम प्लस क्या करेगा, वो इस CBr बॉन्ड के बीच में इंसर्ट होने की कोशिश करेगा। अरे CBr बॉन्ड के बीच इंसर्ट होने की कोशिश करेगा, यहां पर भी वो इंसर्ट होने की कोशिश करेगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अगर आप रिटेंशन करवाते हैं या फिर आप इन्वर्जन करवाते हैं तो अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चलिए इस पे करवा के देखते हैं अपन, एक बार मैं करवा के दिखाता हूं आपको, तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास ये है, ये आपके पास H है, ये आपके पास D है, ये आपके पास R है, ये H है और ये Br है। तो इसको अगर अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाए तो कैसे बनाएंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे बनाओगे सर? न्यूमैन प्रोजेक्शन में ये दोनों क्या है, ये हमसे मिलने आ रहे हैं और वो दोनों नीचे जा रहे हैं, मतलब R नीचे जा रहा है, R स्टार था ये, R स्टार ये नीचे जा रहा है और ये Br भी नीचे जा रहा है, और ऐसे कुछ होगा, ऐसे ही कुछ होगा, ऐसे, तो ये H हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तो फिर दोस्तों मैं कमाल की बात बता रहा हूं, अब आपने इसमें इरिडियम का इंटरेक्शन करवाया, इरिडियम प्लस का, तो इरिडियम प्लस यहाँ पे कहीं जाके इंसर्ट होगा, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इरिडियम, यहाँ पे आप इसे इरिडियम को इंसर्ट कीजिए और इसको थोड़ा और चेंज कर दीजिए, मतलब इसको रोटेट कर दीजिए। इसको रोटेट करोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इसको अभी मैं न्यूमैन है, न्यूमैन के बाद इसको अपन जब 100 हॉर्स में उस तरह से बनाते हैं, मैं उस तरह से बना के दिखाऊंगा तो आपको आसान हो जाएगा। मेरे को नाम वाम याद नहीं रहते यार, मेरे को कॉन्फ़िगरेशन याद रहती है, तो मैं ये वही आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इरिडियम Br वाला बन जाएगा। अरे यहीं पे आके जुड़ेगा ना इरिडियम, इसके बीच में जुड़ जाएगा, तो इरिडियम से कार्बन डायरेक्ट जुड़ जाएगा और ब्रोमीन भी जुड़ जाएगा, ऐसे तो होगा। और R बनेगा, यहाँ पर H बनेगा और ये बॉन्ड पीछे जा रहा है, इसको आप रोटेट कर दीजिए। जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा R डैश ऊपर चला जाएगा और D आगे की तरफ आ जाएगा, H पीछे की तरफ चला जाएगा, D आगे की तरफ आ गया, H पीछे की तरफ चला गया। इसको अगर आप इस तरह से ड्रॉ करें, इस तरह से ड्रॉ करें, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे सर? ऐसे ड्रॉ करूंगा, इरिडियम Br, ठीक है, और यहाँ पर R, यहाँ पर H, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है सर? ऊपर है R स्टार और इधर है सर D और इधर है H। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये आपका बन गया, ये आपका मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि यहां जो R स्टार था ये बल्कि है, बल्कि, तो फिर दोनों बल्कि, इरिडियम वाला ये फ्रेगमेंट, ये बल्कि और R बल्कि, तो फिर ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है जहां पर दोनों बल्कि एक दूसरे से एंटी पे। तो फिर ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है ना दोस्तों, ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है, ये क्या है सर? सिस पर हैं। तो फिर इनकी जो जे कपलिंग है, इनकी जो J3J कपलिंग है ना, उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। और अगर मैं इसका दूसरा वाला ले लेता, दूसरा कंपोनेंट ले लेता, तो फिर उसमें क्या होता, उसमें ये दोनों हाइड्रोजन जो होते हैं ना, एक हाइड्रोजन यहां होता और एक हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी होते, ये एंटी। मान लीजिए मैंने इराइथ्रो लिया है तो 3O लेता तो ये एंटी हो जाते, तो उसमें 3J वैल्यू कुछ और आती। तो फिर ऐसे में पता चल जाता कि ये बन रहा है या फिर ये बन रहा है। लेकिन दोस्तों इनके केस में, रेडिकल मैकेनिज्म के केस में दोनों ही बनते हैं,
दोनों ही बनते हैं, जो कि चीख चीख के कह रहा है कि यहाँ पर ये वाली जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है ना, ये वाली, ये रिटेंटिव नहीं है, इट इज नॉट रिटेंटिव, ये रिटेंटिव नहीं है, इसका स्टीरियो रेंडमाइजेशन हो चुका है। तो फिर चाहे आप इराइथ्रो से शुरू कर लें तो भी आपको दोनों मिल जाएंगे, और चाहे आप थ्रियो से स्टार्ट कर लें तो भी आपको दोनों मिल जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहती है, इसका मतलब ये रिएक्शन जरूर रेडिकल मैकेनिज्म से ही गया होगा। तो ये एक मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया है, ये एक रिएक्शन हुआ था जो कि स्टेब्लिश कर रहा था कि पाथवे क्या रही होगी, और जो कि चीख चीख के कहती है कि इस केस में स्टीरियो रेंडमाइजेशन क्योंकि हुआ है, क्योंकि दोनों के ही स्पेक्ट्रा दिख रहे हैं, तो फिर ऐसे में ये रिएक्शन पक्का ही रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही हुआ होगा। आया आपको समझ में? अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? ये मैंने कैसे बोला, आप इसका आपने एक बार तो रिटेंशन कर लिया, अगली बार इसी फॉर्म में आप क्या करेंगे, ऊपर से अटैक करवा दो, और ऊपर से अटैक करवाओगे तो इन्वर्जन कर लो। एक अभी तो आपने रिटेंशन कर लिया, एक बार आप इन्वर्जन कर दो तो फिर दोनों से जो प्रोडक्ट बनेंगे ना, वो प्रोडक्ट इस तरह के बनेंगे, एक में सिस का होगा और एक में ट्रांस का होगा, एंटी होगा, और दोनों ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसा कब होता है, रेसमाइजेशन कब होता है, जब रेडिकल इंटरमीडिएट होते हैं। आया आपको समझ में? आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये वाला खेल था दोस्तों। तो हमने सीख लिया है, हमने पूरा सीख लिया है, पूरा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस हम सीख चुके हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन को हम पूरी तरह से जान चुके हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन को पूरी तरह से जान चुके हैं। कुछ नहीं होता, 3 मैकेनिज्म से होता है, SN2 लाइक मैकेनिज्म से होता है, SN2 लाइक मैकेनिज्म से होता है, जिनके सबसे बेहतरीन कैंडिडेट अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। और इसमें भी खेल क्या चलता है, इसमें भी खेल चलता है 1 डिग्री, मिथाइल का रेट सबसे ज्यादा, फिर 1 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, और फिर 3 डिग्री का, यही होता है। और इसका एक और भाई होता है ये, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस होती है, जो जुड़ रहे हैं दोनों उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस होती है, यही था। दूसरा हमने खेल देख लिया किसका, कंसर्टेड 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट का। और उनमें कौन होते हैं, उनमें H2 होता है, उनमें CC होता है, उनमें CH होता है, ठीक है, उसमें SiH होता है। समझ गए आप मेरी बात? उसमें अराइल हैलाइड भी होते हैं, क्योंकि वहां SN2 तो हो नहीं सकता। समझ गया आप मेरी बात? तो ये सारा है। और इनमें क्या होता है, इनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेल क्या चलता है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेल क्या चलता है सर, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री का खेल सिस चलता है। और इसमें भी हमने एक रेट को देखा था, ऑक्सीडेटिव एडिशन के रेट को, कि H2 का सबसे फास्ट होता है, फिर CH का होता है, और फिर CC का होता है। ये सब हम देख चुके थे, ये जो कि मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से सिखाया था। और तीसरा वाला रेडिकल मैकेनिज्म जो आज हम लोगों ने देखा, जिसमें चेन पाथवे है और नॉन चेन पाथवे है, चेन और नॉन चेन है। आया आपको समझ में? आपको आ गया समझ में? जिसमें यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड आ जाता है, इथाइल आयोडाइड आ जाता है, ठीक है, और Br आ जाता है। और ये किस पे होता है, प्लेटिनम पर, प्लेटिनम 0 पर। और इनमें क्या आता है, इनमें आता है इथाइल ब्रोमाइड CH2 फिनाइल CH2 Br। और इसमें क्या है, प्लस वास्का वेरिएंट, ठीक है। और इसमें अगर रेट देखें तो इसमें अपन ने रेट देख ही लिए थे कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, एंड देन मिथाइल, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें इनिबिटर्स और इनिशिएटर्स का इफेक्ट होता है, रेट को ही इफेक्ट करते हैं, इसमें कोई असर नहीं होता है। स्टीरियो रेंडमाइजेशन भी होती है, जो कि पिछले वाला एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर चुका है। तो ये वाला पूरा खेल हम देख चुके हैं। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस। आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों, शेयर करना है यार, आप शेयर ही नहीं करते हो। पिछली वाली वीडियो 100 भी नहीं हुई, ऐसा नहीं होता यार। लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप शेयर नहीं कर रहे हो, आपसे बेहतर जो सुनने वाले आएंगे, आपसे बेहतर जो सीखने वाले आएंगे, और मेरे से बेहतर जो सिखाने वाला, अब ये भी नहीं है ना कि मैं भगवान हूं और मेरे से बेहतर कोई सिखा नहीं सकता। मेरे से बेहतर सिखाने वाले भी आएंगे, आपसे बेहतर सीखने वाले भी आएंगे। जो आपसे बेहतर सीखने वाले आएंगे उनको इसकी अहमियत समझ में आएगी और वो उसे जरूर शेयर करेंगे। कोई बात नहीं दोस्तों, ये वाला खेल अपना खत्म हुआ। अब अपन चर्चा करेंगे, मैं चर्चा करना चाह रहा था एगोस्टिक इंटरेक्शंस की चर्चाएं करेंगे, एगोस्टिक इंटरेक्शन की चर्चा करेंगे, एगोस्टिक इंटरेक्शन की, और फिर रिडक्टिव इलिमिनेशन की, इसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए, ये अपने आगे का विषय है, अगले हफ्ते का विषय है, उस पर इसकी चर्चाएं करेंगे। और मेरी जैम वाली बुक भी आने वाली है, जैम का 2025 वाला पेपर भी हो गया है, तो बस मैं उसे जल्दी रिलीज कर दूंगा। टीफर का 2025 वाला पेपर मैंने ऐड कर दिया है, वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं अमेजन पे जाके। सो दोस्तों, गेट और नेट का बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो आप उसकी चिंता मत करिए, जल्दी वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी अमेजन पे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।